हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी टाइम से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू न्यू टॉपिक्स, मतलब कुछ न्यू टॉपिक्स हैं उसके बारे में जो आपके लिए न्यू हो सकते हैं। द फर्स्ट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अदर इज स्मार्ट कार्ड एंड लास्ट इज एटीएम। तो ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा केपीयू एंड सेकंड रहेगा हमारा स्मार्ट कार्ड एंड लास्ट है एटीएम। इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट केपीयू, मतलब व्हाट इज़ केपीयू। तो केपीयू को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बीपीयू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने सिलेबस को डिटेल में देखा हो कि रिसेंटली आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस के टॉपिक्स जो भी हैं वो डिलीट कर दिए हैं। तो जिसमें से जो एक टॉपिक पहले आपको पढ़ाया जाता था जिसका टॉपिक का नाम था बीपीओ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और वो इंटरकनेक्टेड है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग से। तो स्टूडेंट, आपको बीपीओ की समरी के बारे में पता होना चाहिए या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्या कहते हैं समरी बता देता हूँ जो भी बीपीओ है और बीपीओ का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है बीपीओ का या आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ओवर द लास्ट डिकेड अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड। जैसे क्या है कि आप अगर लास्ट 10-15 साल से देखें तो बिजनेस सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें से एक सेक्टर है सर्विस सेक्टर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसी सेक्टर्स को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपीओ। बीपीओ रेफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी। बीपीओ में क्या किया जाता है कि कुछ टास्क होते हैं, एक तो प्राइमरी टास्क होता है मतलब मेन टास्क, दूसरा सेकेंडरी टास्क होता है मतलब जो भी अदर टास्क होते हैं वो। तो बीपीओ में क्या किया जाता है, जो कुछ टास्क क्या होता है जो मैनेजमेंट खुद करता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, कुछ टास्क को क्या कराती है अपनी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या आउटसाइड जो एजेंसी होती हैं उनसे कुछ काम करा देती है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक एक्टर है, ठीक है। अब आपको पता है जो एक्टर है उसका मेन वर्क क्या है, एक्टिंग करना। मेन वर्क क्या है, एक्टिंग करना, और उसके कुछ सेकेंडरी वर्क भी होंगे। जैसे क्या है सेकेंडरी वर्क, जैसे जस्ट एग्जांपल सेकेंडरी वर्क हो सकता है उसके जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं पहले वो खुद हैंडल कर रहा था, ठीक है, तो एक लीगल इश्यूज़ हो गया। दूसरा जस्ट एग्जांपल, अब जब वो एक्टर है वो एक्टिंग कर रहा है, उस एक्टिंग करने से उसे इनकम जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके रिगार्डिंग क्या काम करना है ये भी वो खुद हैंडल करता था, और उसके अलावा कुछ जो भी पर्सनल मैटर्स हैं उसे वो खुद सॉल्व करता था। तो इस तरीके से जो एक्टर है उसको वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, उसे अपना मेन वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वर्क। क्लियर। अगर आपको पता है अगर वो सेकेंडरी वर्क पर ज़्यादा फोकस करेगा तो उसका जो मेन वर्क है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जो उसकी एक्टिंग है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो एक्टिंग पर फोकस करता है उसके जो सेकेंडरी वर्क है वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ठीक है, एक नया सेक्टर डेवलप हुआ जिसका नाम है सर्विस सेक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जो मेन वर्क होते हैं कुछ वर्क तो ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है और कुछ वर्क ऐसे वर्क जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है और मतलब उस वर्क को करना ही करना है, तो उस वर्क को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कराती है, कुछ आउटसाइड एजेंसी होती हैं उनसे कराती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो एक्टर है वो क्या करेगा, कुछ अपने मतलब जो लॉयर है उन्हें हायर करेगा जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसे कंप्लीट करने से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उससे रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉइज़ हैं या कोई अकाउंटेंट है या सीए उसे हायर कर सकता है, ठीक है, और जो अपने पर्सनल मैटर्स हैं उसे सॉल्व करने के लिए किसी अदर पर्सन को हायर कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी सेकेंडरी वर्क हैं अब वो उसे खुद नहीं करने पड़ेंगे, अब वो पूरी तरीके से अपनी जो मेन वर्क है एक्टिंग उस पर फोकस कर सकता है और साथ साथ उसके जो सेकेंडरी वर्क हैं वो पर्सन करेंगे जिससे उसने हायर किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं बीपीओ की। जैसे जो बीपीओ कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियली ओनली अ फ्यू कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग व्हाइल असेसिंग द रूटीन जॉब to outside agency, so company could concentrate और critical issues without wasting time on routine work। तो क्या हुआ, जैसे यूनाइटेड स्टेट की कुछ कंपनी थी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी अदर वर्क थे या सेकेंडरी वर्क थे उस वर्क को आउटसाइड एजेंसी से कराया और जो मेन वर्क था उस पर उन्होंने खुद फोकस किया, जो भी उनकी रूटीन जॉब थी उन पर उन्होंने खुद फोकस किया।
क्लियर। लेटर ऑन इट बिकम अ पॉपुलर इन आवर कंट्री ऑल्सो। और जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो हर कंट्री में इसका डेवलपमेंट हो गया और हमारी कंट्री ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया। अर्लियर कंपनी यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म टास्क विथ यूज टू कम अप ओकेशनली, ठीक है। और कंपनी क्या करती हैं, इस तरीके की एजेंसी को हायर कर लेती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो किस पर्पज़ से हायर कर रही हैं, ओकेशनली कर रही हैं, मंथली कर रही हैं या ईयरली कर रही हैं। इनका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सेकेंडरी वर्क है वो उनसे कराना, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनकी जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी और उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी यूज टू हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉय ट्रेंड और टू डिज़ाइन देयर एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या है, ये कंपनी है जिसने हायर किया है जो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं उन्हें। अब वो क्या करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डिज़ाइन है उसमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। द रूटीन जॉब वर परफॉर्म बाय द रेगुलर स्टाफ ऑफ द कंपनी। और जो भी रूटीन जॉब है वो कौन परफॉर्म करेंगे, जो भी रेगुलर स्टाफ है वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ क्या होगा, नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज। अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। कैसे, द कंपनी हैज़ स्टार्टिंग हायर आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म रूटीन जॉब्स एज वेल एज सच एज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। अब जो रूटीन जॉब है उस पर मेन फोकस रहेगा कंपनी का, और जो सेकेंडरी वर्क है उस पर जो कंपनीज हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे आउटसाइड जो भी एजेंसीज हैं उनको। इससे क्या होगा, जो भी कॉस्ट है और एफर्ट्स हैं वो दोनों ही सेव होंगे। द कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द कोर कॉम्पिटेंस एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन दैट द आउटसोर्स अदर फंक्शंस टू आउटसाइड एजेंसी। मतलब अब कंपनी का मेन टास्क क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं या ऐसे कौन सी कोर एक्टिविटी हैं या मेन एक्टिविटी हैं जिससे वो खुद करना है, मतलब उनको खुद करना है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसे मतलब आउटसाइड एजेंसी से कराना है। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से जो बिजनेस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर से उसमें एक नया डेवलपमेंट होगा। और साथ साथ क्या होगा, जो एजेंसीज हैं उन्हें अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन मतलब अचीव होगा। क्लियर। सो दैट कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन अ क्रिटिकल मैटर्स। तो कंपनी जो मेन मैटर्स हैं और क्रिटिकल मैटर्स हैं उस पर ही फोकस कर पाएंगी, और जो भी अदर मैटर्स हैं उस पर इतना फोकस करने की उन्हें नीड नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट था बीपीओ का। जैसे कुछ फीचर्स दे रखे हैं जिसे हम ओनली हेडिंग ही बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बीपीओ इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। मतलब बीपीओ क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं आउटसाइड एजेंसी से। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जो भी सेकेंडरी वर्क है वो कराने का। क्लियर, आप डिटेल में पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। देन ये आपके मतलब का नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज की, फोकसिंग ऑन अटेंशन। मतलब आप जो रेगुलर वर्क है, रूटीन जॉब है, उस पर फोकस करती हैं कंपनी। क्लियर, ना कि जो भी सेकेंडरी वर्क है उस पर ज़्यादा। देन रिडक्शन इज़ कॉस्ट। अब आपको पता है कि कोई भी कंपनी है, अगर वो अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेगी और उसे कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, तो जिसके रिगार्डिंग उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, उसे कंपनी को उसे की कॉस्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा, उसे भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक लॉस है कंपनी के लिए। अगर कंपनी वही वर्क किसी आउटसाइड एजेंसी से कराएगी तो कहीं ना कहीं जो भी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और साथ साथ जो एफर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्लियर। देन इसके बाद क्या है, अगर कोई वर्क किसी अदर एजेंसी से कराएंगे और वो उस फील्ड में मास्टर है तो कहीं ना कहीं जो भी वर्क है उसमें एक्सीलेंसी आएगी। क्लियर। एंड लास्ट, ग्रोथ थ्रू अलाइंसेस। और जो भी एजेंसीज हैं उसके थ्रू क्या होगा, जो भी वर्क है वो टाइम से हो जाएंगे और जो कंपनी है वो अपने रूटीन जॉब को भी टाइम से कर पाएगी। तो जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ है उसके चांसेस होने के चांसेस होने के मतलब वो क्या कहते हैं, पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। दैन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर कंपनी का प्रॉफिट हाई करेगा, इंप्रूव करेगा, तो कहीं ना कहीं जो भी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो दोनों ही इंप्रूव करेंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन डिटेल नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं केपीओ। इन केपीओ बिजनेस, फर्म गेट नॉलेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। अब बेसिकली केपीओ में क्या है, इसमें एक स्पेसिफिक फील्ड पर फोकस किया जा रहा है। मतलब वो कौन सी फील्ड है, नॉलेज। मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। अब यहाँ पर किसकी आउटसोर्सिंग की जाएगी, जो भी नॉलेज है उसकी आउटसोर्सिंग की जाएगी। फर्म क्या कर रही है, फर्म गेट नॉलेज रिलेटेड एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। जो भी आउटसाइड फर्म है वो क्या करेंगी, ठीक है, वो हायर करेंगे ऐसे एजेंसीज को जो इस फील्ड में बेटर वर्क कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व हाई वैल्यू वर्क कैरिड बाय द हाईली स्किल स्टाफ। और जो नॉलेज रिलेटेड जो भी वर्क है, आपको पता है ये मेंटल वर्क है, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, कुछ ही स्पेसिफिक पर्सन करते हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं नीड पड़ेगी जो भी हाईली स्किल्ड पर्सन है उनकी। केपीओ फर्म इन एडिशन टू प्रोवाइड एक्सपर्टाइज एंड कंसल्टेंसी सर्विस ऑफन टेक मैनी लो लेवल डिसीजन ऑल्सो। जो केपीओ फर्म है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, एक्सपर्टाइज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू द नॉलेज।
टू अदर कंपनीज। क्लियर। और हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ KPU, मेन डिफरेंस बिटवीन BPU एंड KPU इज दैट KPU usually focused on knowledge, incentives, business process that require significant practice और expertise। KPU बेसिकली क्या फोकस कर रही है, ओनली नॉलेज वाले एस्पेक्ट पर फोकस कर रही है और उसी से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। पर जो BPU है वो ओवरऑल एस्पेक्ट पर फोकस करते थे। उसमें क्या करते थे कि जो भी आउटसाइड एजेंसी है उनको वो कॉन्सेप्ट और फोकस टारगेट कर दिए गए और ट्रांसफ़र कर दिए गए। Now the next feature is the main aim of KPU is to concentrate or create value for client by providing business expertise rather than process expertise। अब यहाँ क्या करना है कि नॉलेज से रिलेटेड एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करनी है या बिजनेस से रिलेटेड एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करनी है, ना कि ये बताना है कि आपको कोई वर्क कैसे करना है। अगर नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपना जो वर्क है टाइम से कंप्लीट कर सकेंगे। KPU इन्वॉल्व एडवांस एनालिटिकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स एंड डिसीजन जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब KPU में आपको पता है कि ऑल थिंग आर डिपेंड ऑन नॉलेज, और आपको पता है जब बात आती है नॉलेज की तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग की नीड पड़ेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं जो एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक्सपर्टाइज कैसे आती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो एनालिटिकल थिंकिंग की नीड पड़ेगी। दूसरा टेक्निकल स्किल, जैसे लॉयर की टेक्निकल स्किल्स क्या है, वो उसकी जो वकालत की डिग्री है, ठीक है, उसमें वो क्या मास्टरी है उसके रिगार्डिंग है। CA की टेक्निकल स्किल्स क्या है, उसकी अलग है। तो हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी टेक्निकल स्किल्स अलग होती है और ये सब अपनी फील्ड के मास्टर हैं। और हम बात करें एज पर नॉलेज। ठीक है। एंड डिसीजन और डिसीजन जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, और जितने भी जजमेंट लेने होते हैं वो किसके बेसिस पे लेने होते हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। एंड नेक्स्ट फीचर इज KPU इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे BPO में क्या होता है कि उसकी भी एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो जाती है कि जब वो रूटीन वर्क पर फोकस करेंगे और साथ साथ जो भी कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज होगी। तो सेम होता है KPU के केस में। KPU में किसी एक फील्ड पर ही फोकस किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, जो भी एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज़ होगा और साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि आपको पता है कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर दोनों वर्क करेगी, मेन वर्क या रूटीन वर्क और दूसरा सेकेंडरी वर्क, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाएगा और उसे काम करने में देरी होगी। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ कॉमन सर्विसेज इंक्लूड इन KPU आर। अब KPU में कुछ टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं। फर्स्ट, रिसर्च सर्विसेज, जैसे इन्वेस्टमेंट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च या मार्केट रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री मतलब अगेन एंड सर्च मतलब जो पहले से सर्च कर लिया है, तो मतलब जो पहले से कोई भी मतलब सर्चिंग हो चुकी है उसके बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। तो रिसर्च की फील्ड में KPU अपना रोल प्ले करती है। देन सेकंड फील्ड क्या है, लीगल प्रोसेसेस। जैसे मैंने आपको बताया तो जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज और एक्सपर्टाइज की नीड पड़ती है उसमें KPU अपना मेन रोल प्ले करती है। देन पेटेंट सर्विसेज, पेटेंट जैसे आपको सभी को पता होगा जब बात आती है ब्रांड की, पेटेंट की, तो इस फील्ड में भी KPU अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद आता है डाटा एनालिटिक्स, मतलब डाटा को किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से मेज़र करना है, इसमें भी जो KPU है वो अपना मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें डाटा की नीड पड़ती है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं एज पर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बेसिस। इसके बाद आता है एडिटोरियल प्रोसेस एंड वैल्यूएशन सर्विसेज। तो इन सभी फील्ड में KPU अपना रोल प्ले करती है। मोस्ट कॉमन बैरियर इन KPU इज़ प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे बड़ी मतलब क्या प्रॉब्लम है कि जो प्रोसेस है KPU का उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये एक बैरियर कह सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फाइंड आउट विच डिसीजन आर टेकन बाय whom and relay so much information social process या इनफॉर्मल सोशल प्रोसेस। मतलब कुछ जो नॉलेज है उनकी ट्रांसपेरेंसी होती है और कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एक बैरियर की तरह वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं एक लिमिटेशन है KPU की। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, स्मार्ट कार्ड, और जो थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा ATM। तो पहले बात करते हैं स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इम्बिल्ड विद अ मेमोरी चिप एंड ऑफन अ माइक्रो प्रोसेसर। मतलब स्मार्ट कार्ड क्या एक प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है, ठीक है, जिसमें एक माइक्रो चिप लगी होती है, ऑफन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अ बैटरी यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन। और उसमें क्या होता है एक माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है, जिससे क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज है, मैनेजमेंट है, ऑथेंटिकेशन है, इन सभी में उसका मेन रोल होता है। ठीक है। कुछ पर्सन स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। इट लुक लाइक एंड ऑल्सो वर्क लाइक अ क्रेडिट कार्ड
आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसी की तरह ये स्मार्ट कार्ड है, वो भी वर्क करता है, बट इट इज़ नॉट हैविंग मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट्स बैक। क्योंकि आपको पता है जो भी क्रेडिट कार्ड है उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, चिप लगी होती है, पर इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक चिप नहीं है, ठीक है, वो एक मेमोरी चिप है। तो एक ये डिफरेंस है। आ स्मार्ट कार्ड इज़ मोर सिक्योर देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड है वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कि जो मैग्नेटिक है उसके कंपेयर में। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कार्ड। इट कैन बी लोडेड विद डिजिटल मनी, ठीक है। और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उस केस में स्मार्ट कार्ड यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जब भी डिजिटल मनी ट्रांसफ़र करनी होती है तो उस केस में भी स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है। क्लियर। एंड इट कैन बी यूज टिल द बैलेंस इज़ ज़ीरो। और दूसरा, जब बैलेंस जीरो हो जाता है तो उस केस में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। जस्ट एग्जांपल, इसके कैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं स्मार्ट कार्ड के, जैसे आपने सिम कार्ड देखा होगा, हेल्थ केयर कार्ड होगा, मेट्रो कार्ड होगा, तो ये सभी एग्जांपल हैं स्मार्ट कार्ड के। अब बात करते हैं यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड। तो मतलब क्या यूटिलिटी है स्मार्ट कार्ड की। फर्स्ट इज़ टेलीकम्युनिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड इज़ इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और सिस्टम। मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इसका मेन रोल है। जैसे आप सभी को पता है, इट इज़ यूज्ड एज अ सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड के यूज़ करके हम टेलीकम्युनिकेशन जो भी सर्विस है उसका यूज़ करते हैं। और जो सिम है उसकी आपको फुल फॉर्म पता होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो स्टूडेंट इस फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर लेना। देन सेकेंड यूटिलिटी इज़ लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू। वेरियर चेन स्टोर ऑफर डिस्काउंट एंड अदर सर्विस फैसिलिटी टू देयर लॉयल्टी कस्टमर थ्रू दिस स्मार्ट कार्ड। आपने देखा होगा कुछ है ना, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उनको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाता है, ठीक है, और कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, तो उस केस में भी स्मार्ट कार्ड यूज़ किया जाता है। और हम बात करें ई कॉमर्स के रेफरेंस में कैसे यूटिलिटी है इसकी। स्मार्ट कार्ड आर वेरी ऑफन यूज्ड इन ई कॉमर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग पेमेंट। मतलब कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन उसे स्टोर करने में इस कार्ड का यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो भी पेमेंट किया जाता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड इज़ बैंक इशू स्मार्ट कार्ड। जो बैंक्स होती हैं वो भी इशूज़ करते हैं स्मार्ट कार्ड। मैनी बैंक्स आर ऑल्सो इशूइंग स्मार्ट कार्ड फॉर देयर कस्टमर। जो भी कस्टमर है उन्हें स्मार्ट कार्ड इशूज़ किया जाता है, विच है मल्टीपल यूटिलिटी फंक्शन। जो मतलब किसी एक फील्ड में ना वर्क करके मल्टीपल फील्ड में वर्क करते हैं और मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वीज़ा हुआ, वीज़ा कार्ड हुआ, मास्टर कार्ड हुआ, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, स्मार्ट कार्ड के। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर कार्ड। मैनी इंश्योरेंस कंपनीज इशूज़ मेडिकल कार्ड टू देयर क्लाइंट्स। मतलब जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन्हें वो क्या करती हैं कि एक मेडिकल कार्ड मतलब प्रोवाइड करती हैं। हु हैव टेकन मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम देम, जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। दिस कार्ड कैन बी यूज टू गेट कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम हॉस्पिटल बाय शोइंग दैट कार्ड। और दूसरा कैशलेस बेनिफिट भी मिल जाता है मतलब एक कार्ड को दिखाने से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म सा या छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्मार्ट कार्ड का, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट एटीएम। नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एटीएम। एटीएम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एटीएम को हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द पर्सन हु मेक पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज़ नोन एज टेलर। ऐसा पर्सन जो मतलब किसी पेमेंट को एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है या डिपॉजिट करता है, उस पर्सन को बोला जाता है टेलर, ठीक है। द एटीएम रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर which can do a tailor's job 24 hours a day at less than half the cost of human tailor। जैसा ह्यूमन टेलर्स वर्क करता है वैसे ये मशीन वर्क करती है, ठीक है। और ये फैसिलिटी 24/7 मतलब 24 घंटे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कस्टमर के लिए। टू यूज़ एन ATM यू कैन इंसर्ट अ प्लास्टिक कार्ड इन द मशीन एंड एंटर द आइडेंटिफिकेशन कोड। आप ATM को कब कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको करना क्या है, ATM मशीन में आपको एक प्लास्टिक कार्ड लगाना है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ATM कार्ड, ठीक है, या डेबिट कार्ड, उसे लगाना है। उसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन जो कोड दिया जाता है, ठीक है, उसे टाइप करना होता है। इफ़ द कोड मैच, जब एक बार कोड मैच कर जाता है तो क्या होगा, द मशीन रेस्पॉन्ड बाय गिविंग कैश, टेकिंग डिपॉजिट एटसेट्रा। तो मशीन रेस्पॉन्ड करेगी कि आपको अगर कैश मतलब रिसीव करना तो रिसीव कर सकते हो, डिपॉजिट करना तो डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये दोनों फैसिलिटी ATM प्रोवाइड कराता है। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ATM। अब जो ATM है उसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ATM बेसिक यूनिट विच अलाउ द कस्टमर टू ओनली विड्रॉ कैश एंड रिसीव अ रिपोर्ट ऑफ
द अकाउंट बैलेंस। मतलब एक फैसिलिटी क्या है कि ओनली जो कस्टमर है वो अपना जो कैश है उसे विड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें लास्ट में एक स्लिप मिलती है जिसमें अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा होता है और जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स एटीएम। दिस मशीन एक्सेप्ट डिपॉजिट, फैसिलिटेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड गिव कंप्लीट अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये मल्टीपल रोल प्ले करती है, कहीं ना कहीं ये कैश को भी एक्सेप्ट कर रही है, डिपॉजिट भी कर रही है, फैसिलिटी दे रही है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी पेमेंट है उसमें, और दूसरा जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी आप इस मशीन से पता लगा सकते हो। तो ये डिफरेंस है जो भी बेसिक एटीएम मशीन है और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स एटीएम मशीन है उसमें। तो स्टूडेंट आपको जो एटीएम है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में एटीएम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आप सभी आज के टाइम में अवेयर हो अबाउट एटीएम। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, दिस स्टडी मटेरियल, like this video, subscribe this channel and share to other person also. Thank you.